कल थोड़ी रहेगी। ट्रांजिट स्टेट जो ऑक्सीजन स्टेट आपने बताई थी, मैंने बताई थी, इसमें स्कैंडियम था और +3 ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होता था। क्यों? क्योंकि वहां क्या था, D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसका। क्या था? D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक से हो जाते हैं। उसके बाद आपको मैंने एक और बताया था, जिंक बताया था। जिंक +2 ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो D10 होता है, कंप्लीट रूप से फिल होता है। और बात होगी। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने? कॉपर बताया था मैंने आपको और क्रोमियम बताया। कॉपर और क्रोमियम क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। कारण क्या होता है? दोनों का क्या होता है? एक का कॉपर होता है, उसका D10 होता है, क्रोमियम का होता है D5। कॉपर जो होता है उसको हाफ फुल फिल डी ऑर्बिटल होगा, क्रोमियम का क्या होगा? हाफ फिल डी ऑर्बिटल होगा। इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बाकी लगभग +2 ऑक्सीजन स्टेट में भी बहुत सारी स्टेबल होती है। उसकी बात करेंगे, आपने देखा होगा कि मैग्नीज से सॉरी आपने देखा होगा बच्चों कि आपने स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ क्या हो रहा है? आपको पता है सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसकी है? मैग्नीज की, +7। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसकी है? मैग्नीज की होती है। ठीक है, +7। उसके बाद तो क्या होता है? ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। और फर्स्ट में क्या था? स्कैंडियम की +3 थी, मैग्नीज की कितनी है? +7। तो +3 से +7 ऑक्सीजन स्टेट होती है। उसके बाद डिक्रीज होती जाती है। ठीक है बच्चों, अलग और बात करें अपन तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज हो गया आपके पास, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन स्टेट की क्या होगी? इंक्रीज। देखा होगा इसमें क्रोमियम के अंदर कितने थे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन? 6। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी? 6। ठीक है, ये आप जानो। इसके बाद क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो पेयरिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या? इफेक्ट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी? 5 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा सकते। ठीक है, यहाँ तक देखो मैंने क्या बताया था आपको, इधर ध्यान देना कि जैसे मान लो सपोज करो आपके पास ये था, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड ये यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होते जाएंगे, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन अगर डी सेल में इंक्रीज होंगे, 3D के अंदर अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे, तब तक तो क्या होगा? धीरे धीरे होगा, तो अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा। अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, समझ गए मेरी बात? इस डी ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और इसके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? बहुत ज्यादा था। तो स्टार्टिंग में अब देखो, अब क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजमेंट हो रही थी। तो अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे नहीं करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, और यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो ये न्यूक्लियस के पास है ना, तो डी ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे, तो न्यूक्लियस और इस डी ऑर्बिटल के बिटवीन, जो डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं बात? कि आपने देखो ये न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस में ये डी था, 3D था,
और ये 4s था, ठीक है। अब मुझे एक बात और, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले अनपेड थे, अनपेड 5 तक तो, फिर उसके बाद 6 वाला क्या हो गया, पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया, पेयरिंग पेयरिंग। तो मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई तो यहाँ इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब वेट इफेक्ट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा इसके बिटवीन। और यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन के बिटवीन रिपल्शन होगा, तो स्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होगा, वो यहाँ बढ़ता जाएगा। समझ लो मेरी बात, इनको आने नहीं देगा यहाँ तक। तो अट्रैक्शन किसके बिटवीन होगा, डी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन जब ये होगा तो मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन अपन इजी वे में निकाल सकते हैं क्या, बताओ क्या इलेक्ट्रॉन को इजी वे में निकाल सकते हैं? डी ऑर्बिटल के अंदर जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तब तक तो हमने कर दिया। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बिटवीन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो डी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के नियर है, तो इनर है ना, एस के भी अंदर का इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। 4s है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आता है, तो 4s से डी के अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन होगा जो बहुत ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्शन, तो इस न्यूक्लियस के नियर जो ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या इजीली में निकाल सकते हैं बाहर, नहीं निकाल सकते। तो फिर किसको निकालेंगे, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन क्या हो रहा है, स्कैनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजी वे में निकल जाएंगे। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होगी। चलो, ये दो बातें कल भी मैंने आपको बता दी थी, आज भी रिपीट कर दिया। आगे देखो क्या होगा इसमें, अगर अपन बात करें फ्लोरीन और ऑक्सीजन से जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन, कारण क्या होगा, क्योंकि एक तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप सबको पता है फ्लोरीन होता है वो यही रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अप टू डाउन अगर मूव करोगे तो साइज इंक्रीज होगी। तो फ्लोरीन की साइज क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये होता है, और पोलोनियम। इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन की साइज क्या होती है, बहुत साइज डिक्रीज होगी ना। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की साइज डिक्रीज होने के कारण और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण ये मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के जो पॉइंट हैं तो आप बुक में से भी रीड करते जाना और मैं बता रहा हूं उसको भी देखना, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने आपको, 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए। तीनों पॉइंटों में कोई डाउट किसी बच्चे को? 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो पहला पॉइंट ये था कि जो स्केंडियम है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होता है, जिंक होता है वो +2 में होता है, रीजन लिख रखा है मैंने यहाँ। कॉपर क्रोमियम +1 में होता है, रीजन लिख रखा है। स्केंडियम फिर मैग्नीज तक जाएगा तो +3 से +7 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी। फिर मैंने बताया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे 3D के अंदर तो न्यूक्लियस के नियर होता है डी, और न्यूक्लियस और इसके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा तो अट्रैक्शन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्यों, कहां से निकलेंगे, फिर डी से निकलेंगे, एस निकलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि इसका क्या होगा, स्कैनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तीसरी अगर अपन बात करें यहाँ तो ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी ना,
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो न्यूक्लियस और डी इलेक्ट्रॉन के बिटवीन न्यूक्लियर वो गेट इफेक्ट इंक्रीज होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन अपन नहीं निकाल सकते। तीसरी अगर अपन बात करें यहाँ तो मैंने आपको बताया था जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से के फॉर्मेशन से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, फ्लोरीन मतलब जिन कंपाउंडों में फ्लोरीन और ऑक्सीजन होती है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन क्या बताओगे आप? रीजन बताओगे साइज डिक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अब आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल दो, बिल्कुल एग्जांपल दे देते हैं। आपने सुना है कभी पोटेशियम परमैंगनेट का नाम? क्या होता है इसका फॉर्मूला? पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला सुना है कभी नाम आपने? क्या फॉर्मूला होता है इसका? है KMnO4 होता है। KMnO4 में आपने देखा होगा ऑप्शन है कि नहीं है ना ऑक्सीजन, ठीक है। और डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है? ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? Mn है। इस Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बताओ देखें? +7 है ना। कैसे होगी वो भी देख लेते हैं क्योंकि कई बच्चों को ध्यान नहीं +7 कैसे हुई। +7 देखो कैसे हुई। ये पोटेशियम कितना होता है? +1 चार्ज होता है। 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2 क्या होता है? -2 इस ऑक्सीजन पर -2 होता है, प्लस का 1 होता है। क्या होता है? इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 क्या होता है भाई? कौन बताएगा ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज कैसे होता है? हैं? हाँ, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर माइनस आएगा। ओके, यहाँ -2 चार्ज आ गया। अब क्या होगा? प्लस का 1 है, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो कितने ऑक्सीजन है? 4 है ना, तो कितना हो जाएगा? -8। इसको कैसे लिख सकते हो आप? x +1 + x -8 बराबर 0। कितना हो जाएगा? -8 + k -7। तो कितना हो जाएगा? उधर जाएंगे तो प्लस। ओके, कोई डाउट हो तो बता देना भाई किसी टॉपिक में ना। दूसरा बात है PCl5 मान लो, PF5 मान लो, फ्लोरीन अटैच है इसके साथ नहीं क्या? इसकी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? +5। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो अटैच फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये तो मान लो नॉन मेटल है। इन मेटल की अगर अपन बात करें तो मेटल की अगर अपन बात करें तो एक बेटर एग्जांपल कौन सा होगा इसके लिए? इसमें फ्लोरीन अटैच हो तो अपन ले ले MnF6 ले लेते हैं, ठीक है। तो MnF6 ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी? +6 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोई फ्लोरीन हो तो ऑक्सीजन अटैच हो, वो कंपाउंड वो मेटलिक कंपाउंड ऑलवेज मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है कि ये जो ऑक्सीजन स्टेट होती है, अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होगी, जैसे मान लो मैग्नीज +7 ऑक्सीजन स्टेट में, जिंक होता है वो कौन से ऑक्सीजन स्टेट में? +2 ऑक्सीजन स्टेट में। मुझे एक बात बताओ, अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में होगा और एक +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो ऑक्सीजन स्टेट अगर इंक्रीज होगी, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +7 का मतलब क्या है? +7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी है इसके पास। अब
+7 का मतलब क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी है इसके पास। मतलब +7 है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, मुझे बताओ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा इंक्रीज? कल मैंने बताया था न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन अट्रैक्शन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 निकल गए मतलब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए। तो प्रोटॉन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वीक होगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बताओ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना। बहुत बढ़िया। यहां जैसे ऑक्सीजन स्टेट क्या है? Zn2+ की कम है या कॉपर की मान लो कम है, तो जिनके ऑक्सीजन स्टेट कम होती है वो क्या करते हैं? जैसे मान लो कॉपर 1 है तो कॉपर +1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो और डोनेट कर दे तो किसमें बदल जाएगा वो? कॉपर अगर +1 है तो इसकी कैपेसिटी इतनी और है कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, +2 में जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो बच्चों कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर +1 या +2 में हो तो ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब अगर कोई देखो ये क्या कर रहा है, जैसे मान लो सपोज करो कि आपको जैसे वो देखा था आपने, क्या देखा था? कोई भी सेल देखा था आपने? सेल में क्या हो रहा था? जिंक क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, हाँ या ना? और कॉपर क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उनके बिटवीन बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। समझ गए मेरी बात? जैसे आप देखो NaCl की देखो आप, NaCl में देखो आप क्या होता है? 2H1 होता है नहीं होता? और क्लोरीन में कितना होता है? 2H7 होता है नहीं होता? तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये देना चाहेगा तो स्टेबल होने के लिए तो ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अगर कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस ऑक्सीजन स्टेट अगर डिक्रीज होगी तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा वो मैंने आपको रीजन बता दिया। क्यों? कि ऑक्सीजन स्टेट जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जेड इफेक्ट क्या होगा? उतना इंक्रीज होगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन बॉन्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कोवेलेंट होगा। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन स्टेट अगर डिक्रीज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज, तो आयनिक बॉन्ड और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो कोवेलेंट। ओके सर, बहुत अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि देखो आपके पास दो चीजें हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीजन स्टेट 0 से +7 या यूं कह दें कि ऑक्सीजन स्टेट लोअर ऑक्सीजन स्टेट है NO, मतलब लोअर ऑक्सीजन स्टेट से हायर ऑक्सीजन स्टेट की तरफ आप जाते हो, तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट का नेचर क्या है? अभी मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। लोअर ऑक्सीजन स्टेट में कोई होगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन
भाई लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो अभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है। आपने तो पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है। हायर ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो इसका मतलब क्या चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है, एसिड होता है। ये दोनों बातें समझे क्या आप, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। भाई लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होगा तभी तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। हायर ऑक्सीजन स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं इसके पास। सपोज करो मैग्नीज +7 है तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये नहीं करेगा। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, और ये कॉपर +1 है तो कॉपर +1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है। अब आ जाओ अपने मुद्दे पे। आपके पास ये दे दिया जाए टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, MnO2 दे दिया जाएगा, और आपको दे दे MnO3 दे दिया जाए, और एक दे जाए आपको Mn2O7। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी सबकी। सबकी क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन स्टेट को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, टाइटेनियम के ऊपर क्या हो गया +2, इसके ऊपर कितना होता है माइनस का ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन को -2 होता है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गया। फिर यहाँ क्या है, वेनेडियम कितना है, V2O3 की जब करोगे तो ये 2x +3 -2 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर कितना हो गया +3 हो गया ना। नहीं समझ रहे बात, +3 हो गई। इसके पास कितना हो जाएगा +4 क्योंकि 2 ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। इसके पास कितना हो जाएगा +6। इसके पास कितना हो जाएगा, देखो मैग्नीज है 12 है, 7 ऑप्शन, एक के ऊपर -2 = 0, और 2x बराबर कितना हो जाएगा +14, x बराबर कितना हो जाएगा 7, इसके ऊपर +7 होता है एक के ऊपर। अब ऑक्सीजन स्टेट क्या है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट में है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होगा ना। तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट में है, ये मान लो सपोज ये क्या है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट में है तो क्या होगा बेसिक होगा ये। +2 ऑक्सीजन स्टेट में ही है तो इसका मतलब क्या हो गया बेसिक हो गई। ये क्या है, हाई ऑक्सीजन स्टेट में है, इसका मतलब क्या हो गया एसिड हो गई। ये भी कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में है, हाई ऑक्सीजन स्टेट में, ये भी क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात। और अगर अपन बात करें तो ये MnO2 ये +4 है, तो ये +4 से अब देखो ये MnO2 है ना, Mn2O3 कितना होगा, MnO2 है तो Mn2O3 कितना, ये MnO2 जो है वो Mn2O3 में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता यार। यहाँ कितने ऑक्सीजन स्टेट होगी मैग्नीज की, मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी भाई है, यहाँ +3 होगी ना, तो 2 मैग्नीज है 2x +3 -2, तो 2x बराबर कितना +6, x बराबर 6, तो +6 हो गया ना यहाँ, +3 हो गया ना यहाँ। तो मतलब +4 से मैग्नीज जो होता है वो +4 से +3 में जा सकता है, +4 से 7 में भी जा सकता है। इसी प्रकार वेनेडियम ट्राइऑक्साइड है,
अगर मैं यहाँ लिख दूं VO2 लिख दूं तो कितना ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा? +4 हो जाएगी ना, तो 2 ऑक्सीजन है तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ऐसे सब्सटेंस जो दोनों ही प्रकार की ऑक्सीजन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये अगर +4 से +3 में आएगा तो क्या होगा? एसिड। +4 से +3 में आ रहा है मतलब लोअर ऑक्सीजन स्टेट में आ रहा है तो एसिड, और +3 से +4 में जा रहा है तो इसका मतलब बेस का काम करे। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज बोलते हैं। क्या बोला जाता है उनको? न्यूट्रलाइज उनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से न्यूट्रलाइज होंगे, कौन कौन से कैसे होंगे। एम्फोटेरिक बोला जाता है इनको। ठीक है, ये जो Mn2O3 है, ये जो है क्या बोलते हैं इनको? एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि तो बेस की तरह भी बिहेव करे और वो एसिड की तरह भी बिहेव करे। ठीक है, यहां तक बात। चलो, तो ये एम्फोटेरिक हो गए। ये ध्यान रखो, टाइटेनियम ऑक्साइड है वो तो आपको क्या है? एसिड है। और उसके बाद वेनेडियम, ये V2O3 और Mn2O3, ये आपका क्या है? एम्फोटेरिक है। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या है? ये MnO लिख देता हूँ। MnO कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में? +2 में है ना, ये भी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी? इसकी +2, इसकी भी +2, इसकी कितनी हो जाएगी? +3, इसकी भी +3। ठीक है, और MnO4 है, ये क्या हो जाएगा भाई? MnO4 भी दोनों की तरह बिहेव करेगा ये भी। और प्लस MnO2 है ना, MnO2 कितना हो जाएगा? +4, और CrO3 है, और MnO3 है। ठीक है, इन दोनों की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी? दोनों की 6 और ये कौन सा है? Mn2O7 है, इनकी कौन सी हो जाएगी? ये भी क्या है? एसिड है। ये भी क्या है? एसिड है, और ये +7। तो ये ऑक्सीजन स्टेट अगर लोअर ऑक्सीजन स्टेट में है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा वो, या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ये लोअर ऑक्सीजन स्टेट में है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये मीडियम ऑक्सीजन स्टेट में है ना तो लोअर है ना हायर है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं, और ये जो होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब देखो इधर, अगर ये हायर ऑक्सीजन स्टेट में है, हायर ऑक्सीजन स्टेट में है, तो मुझे एक बात बताओ कि हायर ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन गए तभी तो हायर ऑक्सीजन स्टेट में हुआ। मतलब मैग्नीज +7 में कब आया? मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज +7 में कब आता है? जब उससे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। तो मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या तो कितनी हो गई? 25, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? डिक्रीज है, कम है। तो प्रोटॉन जब इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन क्या होगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके बिटवीन अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो बॉन्ड भी क्या होगा? जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो बॉन्डिंग ऐसे ही मजबूत होती है, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी।
और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड वाले। स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड बनता है कौन होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड हमेशा क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो इसका मतलब जो +2 है तो किस में आना चाहेगा? +3 में जाना चाहेगा। +1 वाला किस में जाना चाहेगा? +2 में जाना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करें? डोनेट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट वाले आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बात समझ में आई सब बच्चों के? एसिड, एम्फोटेरिक, ठीक है, और बेसिक, तीनों में आप हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि लोअर ऑक्सीजन स्टेट वाले एसिड होंगे। सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, ये बेस लिखना, एसिड हो गया, ये ऊपर बेस, तो है ना, मैंने एसिड लिख दिया देखिए। वापस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। और क्या वो जो फाइल थी वो सेव हो गई उधर। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो बता देना भाई। वो क्या है, एकदम से इंटरनेट आया और फाइल सेव हो गई, तो अपने पास स्क्रीन अब आएगी नहीं। तो कोई टॉपिक में डाउट हो ये ऑक्सीजन स्टेट वाले में तो आप मुझे बता सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अलग बात। चलो अब आप आगे देखते हैं कौन सा है आगे कि जो ट्रांजिशन मेटल है ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट में होते हैं। जीरो ऑक्सीजन स्टेट का मतलब कि जो ट्रांजिशन स्टेट ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो अपन 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, NiCO4, ये इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो आगे वाले चैप्टर में यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे वाले चैप्टर में सारी यही पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से FeCO5 है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, ठीक है। अब ये क्या होता है, कार्बोनिल जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कार्बोनिल एज ए लिगेंड होता है, ठीक है, लिगेंड बोलेंगे अगले वाले चैप्टर में। तो कार्बोनिल लिगेंड होता है और लिगेंड क्या होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको अक्ष मानेंगे, प्लस ये 5 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0। अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, 0 ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। यहाँ की बात करेंगे तो इसके अक्ष मान लेते हैं, ये 4 होता है, ये 0 होता है, ये 0। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, जो कार्बोनिल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो वो 0 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर होंगे। तो ये ऑक्सीजन स्टेट के 7 पॉइंट हो गए। आपकी बुक में भी 7 पॉइंट है, तो 7 के 7 पॉइंट में किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। पहला जो पॉइंट है वो आपको मैंने कल भी बता दिया था, आज भी मैंने बता दिया। कोई डाउट, ऑक्सीजन स्टेट कौन सी स्टेबल होगी कौन सी नहीं होगी। सेकंड वाला कॉपर वाला था, तो +1 ऑक्सीजन स्टेट में क्यों स्टेबल होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। थर्ड वाला आपको पता ही है, मैग्नीज जो स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, मैग्नीज +7 में होता है, हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपको बताया मैंने कि जो ये है ऑक्सीजन स्टेट, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज तक होते हैं, तो वहां तक तो क्या होते हैं, इंक्रीज होती है ऑक्सीजन स्टेट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। और डी, ओनली फॉर डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, एस की बात नहीं, ओनली फॉर डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। डी इलेक्ट्रॉन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे तो न्यूक्लियस, अभी आपको देखा ना कि न्यूक्लियस है, इसके पास डी इलेक्ट्रॉन है, ये एस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4s है, ये 3d है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे 3d के अंदर तो इसके बीच अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजी वे में अपन नहीं निकाल सकते।
फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑक्सीजन स्टेट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने अभी दिखाया आपको Mn2O3 वाला भी दिखाया मैंने आपको, है ना, कि पोटेशियम परमैंगनेट वाला भी दिखाया मैंने आपको, मैंगनीज फ्लोराइड के साथ भी दिखाया, तो वो होते हैं। दूसरा आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट जो होगा तो वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और ऑक्सीजन स्टेट अगर मिनिमम होगी तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। 6 वाला ऑक्सीजन स्टेट एसिड बेस और वो एम्फोटेरिक बताता है, तो वो मैंने आपको बताया। और लास्ट 7 वाला कि ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, जीरो ऑक्सीजन स्टेट में भी रिप्रेजेंट होते हैं, कब, जब वो कार्बोनिल लिगेंड के साथ बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। ओके, चले आगे। चलो भाई, तो एक बार चले आगे, तो यस कर दो। ठीक है, और कोई 7 पॉइंट में कोई डाउट हो तो बता देना। आगे पढ़ते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, तो कैटालाइटिक आप सब जानते हो बच्चों, कैटलिस्ट सरफेस में पढ़े थे आपने, फिर से एक बार देखो। ये मान लो कैटलिस्ट होता है, हाँ सर होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिव सरफेस होती है, हाँ सर होती है एक्टिव सरफेस। कोई भी रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट कैटलिस्ट की सरफेस पे आएगा, एक्टिव सरफेस पे आएगा, और एक्टिव सरफेस पे आके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा एक्टिव सरफेस पे आके। उस समय बाद क्या होगा, दोनों के बीच में इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनाने के बाद क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, इन दोनों रिएक्टेंट्स को क्या करेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगा यहां से, और कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, आपको अलग हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये होता है कैटलिस्ट का काम, कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का वर्क करता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आपके सामने है। ठीक है। दूसरा क्या काम करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कैसे करता है, तो आपने देखा आरएनएस क्या कहता है, इस प्रकार से जब जा रहा था वो, तो ये विदाउट कैटलिस्ट था, और कैटलिस्ट मैंने ऐड कर दिया, तो आप सबको पता है ये क्या हो जाएगी, बैरियर क्या हो जाएगा, एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। दूसरा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। और एनर्जी बैरियर को डिक्रीज करने का काम करता है। क्या ये चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने पहले, सारी बातें पढ़ी थी आप लोगों ने, है ना, ये कि यही बातें आपने पढ़ी थी वहां कैटलिस्ट के अंदर, पढ़ी थी ना। चलो, तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। कैसे करेगा, एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर देगा, और तुरंत क्या हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, कैटलिस्ट, अब ट्रांजिशन मेटल की अगर अपन बात करें, तो आपने देखा था वहां आयरन हेबर प्रोसेस के अंदर, हेबर प्रोसेस में कौन सा ले रहे थे अपन कैटलिस्ट, हेबर प्रोसेस में अपन कौन सा कैटलिस्ट ले रहे थे बच्चों, आयरन ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, तो आयरन इज ए ट्रांजिशन मेटल, आयरन इज ए ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की फॉर्म में भी वर्क करता है। वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल से क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल घी बना रहे हैं, तो कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हैं, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, आयरन, ये हो रहा है। तो ये कैटलिस्ट अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, है ना। और पॉलीमर आपने कभी पढ़ा होगा, एथीन से 10th क्लास में कभी पढ़ा होगा, तो एथीन से क्या बनता है बच्चों, पॉलीथीन बनता है, एथीन से तो पॉलीथीन बनता है,
तो आप कैटलिस्ट कौन सा यूज में ले रहे हो? TiCl4, टाइटेनियम क्लोराइड। तो टाइटेनियम क्या है? ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये कैटलिस्ट के फॉर्म में भी यूज होते हैं। एक लेते हैं प्लेटिनम, कौन सा? अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएंगे यहाँ, अमोनिया है उसका क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और H2। तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं? प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज में लेते हैं। तो ये बहुत सारे कैटलिस्ट आपको मिल गए। इनमें तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटलिस्ट है, और एक तो हेबर प्रोसेस वाला है, एक वेजिटेबल, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी आपसे डिस्कस कर सकता है इनके बारे में, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं आगे कलर प्रॉपर्टी की। इसकी बात करते हैं, कलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या बताया था कल मैंने कलर के अंदर? सबको पता है। देखो कलर प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने जब 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग वाला, नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक चैप्टर होता है, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, ऐसे पता नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर होता है, उसमें ये बताता है कि डी जो होते हैं उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ओके। 1 2 3 4 होते हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, इन 5 ऑर्बिटल क्या करते हैं? सबसे पहले स्प्लिट होता है। 5 ऑर्बिटल क्या करते हैं? स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब टूट जाते हैं। टूटने का मतलब आपने पढ़ा है कि बच्चों, ये 2 ऑर्बिटल होता है वो dxy होता है, ये dy z होता है, ये d अक्ष z होता है, z अक्ष पढ़ा था कैसा? ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है, ये dz स्क्वायर होता है। पढ़ा है तो यस बोलो। 5 डी ऑर्बिटल बने से dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, बिल्कुल। अब मुझे बताओ, ये एक्सिस, एक्सिस आप सब जानते हो। एक्सिस की मैं बात करूं यहाँ, तो ये कौन सी एक्सिस? देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, डी एक्स वाई कौन से हैं? डी एक्स वाई कौन सा है? एक्स और वाई, क्या यही आएगा इसके बीच में? डी वाई जेड, वाई और जेड कहाँ है आपका? ऊपर है ना। तो इसका मतलब कहाँ आएगा ये? देखो इसको आप ऐसे देख लेते हैं, ये है, याद है। अगर बात करें, जैसे जनरली मैं बात करूँ तो अलग अलग करके बता देता हूँ मैं आपको। ये है डी एक्स वाई है ना, तो डी एक्स वाई की बात करेंगे, ये रहा डी एक्स वाई है ना, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। तो डी एक्स वाई वहां नहीं हुआ, कोई सा भी मान लो वाई एक्सिस, ऐसे मान लो था आप। ये डी एक्स वाई, ये एक्सिस होती है। अब मुझे एक बात हो, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। ये मान लिया मैंने एक्स, ये मान लिया मैंने वाई, ठीक है। ये एक्स वाई हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कौन सा हो गया? डी एक्स वाई बोल सकता हूं। अगर सपोज करो मैंने ऐसे बना दिया इसको, आपने बहुत देखे होंगे। ये मान लिया मैंने, मान लिया एक्स और जेड, तो कौन सा हो गया? डी एक्स जेड हो गया ना, ठीक है। और सपोज करो एक मैंने ऐसे बना दिया कि एक्स और वाई है, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, कौन सा बोलते हैं? वाई है एक, और ये क्या है? जेड है, तो क्या हो जाएगा? डी वाई। क्या ऐसा किया आप लोगों ने? नहीं बनाया आपने कभी 11th में ऐसा? ये डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड,
ये डी एक्स ये वाई जेड है ना, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो ये डी एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स एक्स हो गया, एक एक्स प्लस में एक एक्स माइनस में, डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ देखो ये दो थी, चलो ये तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान लेते हैं, तो आपको देखा हो एक देखो ये डी जेड स्क्वायर के और ये डी जेड स्क्वायर, ये यहाँ देखो बीच में एक वो थी लोग, हाँ या ना, कुछ याद आया? पूर्व जन्म में देखा आपने कुछ? पूर्व जन्म की बातें कम याद रहती हैं क्यों? चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, ये तो तीनों एक ही एक्सिस में है ना, देखो यही है ना तीनों में, तीनों क्या है? एक ही एक्सिस में, ये दोनों अलग अलग है, ये बिटवीन द एक्सिस है तीनों के तीनों, ये चलो ये तीनों के तीनों बिटवीन द एक्सिस है, ये दोनों अलोंग द एक्सिस है, यस। अब क्या करेंगे, इन को क्या करेंगे अपन, सपोज करो यहाँ ये बिटवीन द एक्सिस वाले 3 और ये अलोंग द एक्सिस वाले 2, इस प्रकार से स्प्लिट डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, इस प्रकार से डी क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं 3, वो ट्रिपली डीजनरेट होते हैं। ट्रिपली डीजनरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है ना, यहां तो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। हुंड रूल्स पढ़ा आपने, हुंड रूल्स, हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां फिल करो जिनकी एनर्जी सेम होती है सब में, देखो इनकी 5 की एनर्जी सेम है, अब 5 की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, 3 की एनर्जी क्या हो, ये एनर्जी वेरिएबल हो गया, ये इतनी इंक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया। अब ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है, इनको बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट, इनको बोला जाता है, इनका नाम होता है, ध्यान में रखना भैया, जी लगाएंगे T2G, क्या लगाएंगे, T2G लगाएंगे, जी कहा देते हैं ना बड़े बड़े लोगों को, T2G, ठीक है। और यहाँ ये क्या होगा, 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, डबली डीजनरेट, इनको बोलेंगे Eg, तो 2 ऑर्बिटल हो गए, एक T2G हो गया, एक Eg हो गया आपके पास। क्या ये बात समझ में आई कि 3 जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनको T2G के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, और 2 ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, उनको बोलते हैं Eg। अब क्या होता है बच्चों, ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं और ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, ये जरूरी नहीं कि तीनों हमेशा नीचे आएंगे, इनको उल्टा भी कर सकते हो आप, इनको ऐसे यहां से पकड़ो उल्टा भी कर दो आप, इनको नीचे ले आओगे, इनको ऊपर ले जाओगे, तो वो अलग अलग कंडीशन में मैं बाद में बात करूंगा इसकी, लेकिन यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझा के बड़े रूप में लेंगे। तो इतना ध्यान रखो कि ऐसा अपने डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, ये ऐसे हो सकता है, डी ऑर्बिटल T2G ऊपर भी जा सकता है, Eg नीचे आ सकता है, और T2G नीचे रह सकता है, Eg ऊपर जा सकता है। लेकिन जो लोअर एनर्जी का है, यहाँ कौन सा है, T2G जो लोअर एनर्जी वाला। आप देखो बच्चों, सपोज करो डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जब डी के अंदर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा पहले, तो ये इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिट हुआ तो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा पहले जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं अपन, अब क्या करेंगे अपन, इस लोअर एनर्जी में, जो लोअर एनर्जी वाले में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां क्या करेंगे अपन, रेडिएशन डालेंगे, लाइट डालेंगे इसके ऊपर, डाल दी मैंने लाइट, जैसे मैं लाइट डालूंगा, लाइट कौन सी, ये वाली, इनमें से ये किसी भी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा मान लो,
अब कहोगे हमें कैसे पता चलेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये कलर जिसको एब्जॉर्ब करेगा वो उसको तो बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होकर किसी पर्दे के ऊपर चले जाएंगे और आपको वो कलर दिखाई दे देंगे। समझ रहे मेरी बात? जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, यहाँ से लाइट डाली मैंने, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद और बाकी की लाइट यहाँ इस पर्दे के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, तो इस पर्दे के ऊपर आपको कलर दिखाई देगा। जो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है वो आपको पर्दे के ऊपर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब समझ आ रहा कि इसने इस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, आपने जो में पढ़ा होगा ना रदरफोर्ड वाला गोल्ड फॉइल आप यूज करते थे वहां। ठीक है, तो ये देखो यहाँ क्या किया मैंने, लाइट डाली इसके ऊपर, जैसे ही मैंने लाइट डाली बच्चों, इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब किया इसने, तो ये क्या किया, ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, ग्राउंड एनर्जी स्टेट से कहां जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। ये जैसे ही हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो मैंने आपको कल बताया था हाई एनर्जी स्टेट में इसका जो रुकने का जो समय होता है वो कितना होता है, 10⁻⁸ सेकंड होता है। इतना बहुत कम समय होता है, क्योंकि हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रह पाते। ये तुरंत क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, तुरंत ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। जैसे ही ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, ये कुछ ना कुछ रेडिएशन में क्या करेगा, इमिट करता रहेगा। ये रेडिएशन क्या करेगा, इमिट रेडिएशन करेगा। तो जो रेडिएशन इमिट करेगा वो हमें अपनी आंखों के अंदर जाएगी और आईज के अंदर जाएगी, और हमें क्या दिखाई देगा, वो कलर दिखाई देगा, हमें उसका कप्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा कि ये आपका कलर है। तो ये थी इसमें कलर की बातें जो मैंने आपको बताया। ओके, ये आपके कलर की बातें थे जो मैंने आपको 10⁻⁻² सेकेंड है ना, 10⁻⁸ सेकेंड होता है बेटा। 2 भी होता है, कई बुकों में 2 दे रखा है, लेकिन ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 10⁻⁸ सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये बातें अगर कोई कलर्स में कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो मेरे को आप डिस्कस कर सकते हो। तो चले आगे। कलर के बाद में आपके है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाई थी, वो की वही प्रॉपर्टी यहाँ शो करें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको मैंने सॉलिड स्टेट में बताई थी बच्चों, तुम्हें याद हो तो थोड़ा बहुत है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको मैंने सॉलिड स्टेट में बताई थी, नहीं बताई थी क्या, बताई थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, इसको रिपीट करना है क्या वापस, कलर वाले को रिपीट करना है। बताओ इसमें क्या रिपीट करूं, डाउट कहाँ है बेटा वो बताओ। इसमें ये बताओ कि डाउट यहां से यहां कहां आया, आप बोल सकते हो, वैसे ओपनली भी आप बोल सकते हो, बात डायरेक्ट बात करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर आएगा। देखो प्रोसेस में तो क्या है कि ये 5d ऑर्बिटल होते हैं। 5d ऑर्बिटल में ये होते हैं 5 प्रकार, dxy, dyz, dzx। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं बिटवीन द एक्सिस, और बिटवीन द एक्सिस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल होते हैं डी वाले, उनको बोलते हैं p2। और ये 2 होते हैं वो होते हैं अलोंग द एक्सिस, जो मैंने आपको शेप बना के बताई है सारी। ये dxy, ये dxz, ये dy। कहाँ था वो dyz, यहाँ था। ठीक है, इसको यहाँ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। dyz ये y है, ये 5d ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, ये अलोंग द एक्सिस मिलेंगे। ये बेटे यहां तक कोई डाउट 5 ऑर्बिटल में?
बोलो अब ये तो T2G होंगे, ये दो क्या होंगे, EG बोलेंगे इनको नाम, क्या देंगे इनका नाम, EG नाम देते हैं इनको। ये डबली डिजनरेट होते हैं, मतलब 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ये ट्रिपली डिजनरेट का मतलब 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब ये स्प्लिट कर जाएंगे, स्प्लिट का मतलब टूट जाएंगे 2 पार्ट के अंदर। तो इसमें 3 जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल होते हैं वो नीचे की तरफ है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे, ऊपर की तरफ भी रहेंगे, लेकिन मैं तो एक प्रोसेस को समझा रहा हूँ, आप कहो सर ये नीचे क्यों नहीं है, भाई ये भी आ जाएंगे नीचे, अगर आप इनको लाना चाहो तो ये भी आ जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं। तो ये T2G के अंदर सपोज करो डी के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जब स्प्लिट हो गया तो इन दोनों में बढ़ जाएगा, समझ गए। 2 भाई हैं, इस पिताजी के 2 बेटे हैं, पिताजी के पास जो संपत्ति है वो किसको देगा, जो होशियार रहेगा, मजबूत रहेगा, जो पिताजी की सेवा करेगा उसी की बात। तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास इसकी एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी, लो एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब क्या होगा, इस ऑर्बिटल में दो ये विब्योर है, ये लाइट है, ये लाइट क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लाइट का एब्जॉर्ब करेगा, जिस लाइट का एब्जॉर्बेशन करेगा उस लाइट को लेके कहां जाएगा, ये हाई एनर्जी स्टेट में आएगा। यहाँ इसके रुकने का जो समय है वो बहुत कम, बहुत ही सेकंड में समय, सेकंड में होता है इसका टाइम है रुकने का, तो वापस क्या आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। जैसे ही ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा वापस, तो एनर्जी क्या करेगा अपनी, जो रेडिएशन क्या करता जाएगा, इमिट करता जाएगा रेडिएशन, और हमारी आंखों के अंदर जाएगी वो रेडिएशन, और हमें जो जो कलर इसने एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है बात, अभी भी कोई डाउट हो तो बता देना भाई, है ना। आगे कलर के बारे में आगे और पढ़ेंगे, यहाँ तो केवल एक टॉपिक था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बताया है, आगे की टॉपिक की और बात करें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये समझ में आई है बात तो, अगर कोई बच्चा उत्तर देगा ना, वो ये मान लो सबसे टॉप बच्चा है वो, ठीक है, तो पहले आंसर देगा वो, ठीक है। इन 4 में से ऐसा एक कंपाउंड है जो कलर नहीं शो करता है, कौन सा है इन 4 में, इन 4 में से एक ऐसा है जो कलर को शो नहीं करता, कौन सा शो नहीं करता है इन 4 में से, 1 2 3, इन 4 में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कलर को शो नहीं करेगा। अगर जो उत्तर बता देगा ना, ये मान लेना वो केमिस्ट्री में, आज मैं गारंटी देता हूँ उस बात की, उसके अगर 100 नंबर में से अगर 99 नंबर भी आ जाए ना, तो मैं ना जो वो कहेगा वो कर देंगे, जो अगर वो जो शर्त रखेगा वो शर्त मंजूर है, लेकिन इसका उत्तर बताएगा वो, ये मेरी गारंटी है। अगर 99 नंबर भी आ जाए, हाँ अपना उत्तर रखो, बस बता दिया। आप बताओ, इतनी देर में मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ये लो आज की अटेंडेंस भी ले ली मैंने, कोई नहीं बता रहा, आप बताओ, आप अपने मन से बताओ, मेरी बात में मत जाओ ना, आप मेरी बात में मत आना, मैंने तो कहा उसको भूल जाओ। मैंने ये कहा कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कलर नहीं शो कर रहा,
तो मेरा उत्तर जो मैं पूछ रहा हूँ हो सकता है वो गलत पूछ रहा हूँ मैं, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, है ना। मैं जो पूछ रहा हूँ वो हो सकता है गलत पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सर ने जो पूछा वही हम बताएं, क्योंकि मैं तो हमेशा कंफ्यूज करने का काम करता हूँ। तो उत्तर आए हैं, किस किस के आए हैं भाई? भावना के उत्तर आए हैं, सोनू का उत्तर आया है, अनामिका का आया है, सीमा का आया है। भावना ने 2 बार दे दिया क्या? चलो, जितेंद्र भी है और सीमा भी है, बहुत सारे बच्चे और हैं, और कैलाश भी है, यशोदा भी है, सोनू, बहुत सारे बच्चे और जुड़े हैं। मनीषा नहीं है क्या? मनीषा बुगासरा भी नहीं है क्या? है। उत्तर नहीं दे रही, क्या बात है? आप अपने मन से दे दो बेटा। भरत डी, मनीषा सागवान दिया है डी, सोनू बिश्नोई। बिश्नोई तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, उत्तर प्रश्न बताते हैं उससे पहले उत्तर दे देते हैं। मैंने तो आज तक जितनी बिश्नोइयों को पढ़ाया है ऐसा ही देखा है, बहुत लोगों को बिश्नोइयों को मैंने पढ़ाया है, बिश्नोई लगाते हैं नाम से, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं पूछो मत, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे मैं पर्सन बोलता नहीं ना उससे पहले मेरे को उत्तर दे देते हैं। एक यहाँ सोनू बिश्नोई है, तो शायद उनमें इनमें फर्क है क्या? मेरे को तो नहीं लगता। चलो वही उत्तर दिया ही नहीं बच्चों ने, कोई बात नहीं, चलो आप ये सोदा, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। इसमें अब मैं बोलता हूँ उत्तर ध्यान से सुनना, है ना। देखो अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको कि कलर प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डालेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा वापस आएगा। नहीं समझा? एक बात बताओ मुझे कि जब अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो कलर देगा क्या? नहीं देगा ना। बहुत बढ़िया बात। मुझे बताओ क्या इसमें इलेक्ट्रॉन लग गया? ये तो D0 है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जाएगा कहां से? कलर ही नहीं देगा। ये D10 है, D10 का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे के पूरे बढ़ गए, जाएगा कहां? ऊपर जगह ही नहीं है, जाएगा कहां? ऊपर जगह ही नहीं है, पूरे 10 के 10 बढ़ गए, तो जाएगा ही नहीं, तो ये भी कलर नहीं देगा, ये भी कलर नहीं देगा। Zn2 प्लस पूरा कंप्लीट है, ये भी कलर नहीं देगा। केवल और केवल क्या करेगा? क्रोमियम +1 क्या होता है? D5 होता है, जो D5 होता है ना, ये कलर दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 होते हैं यहाँ, ये 2 होते हैं, 1 2 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है क्योंकि यहाँ वैकेंट है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सारे कलर नहीं देंगे, ये 3 है। मैंने पूछा था क्या आपसे? उल्टा पूछा था, मैंने कहा था एक बात में, मेरी बात पे विश्वास नहीं करना। मैंने आपसे पूछा था एक ऐसा कंपाउंड बताओ जो कलर शो नहीं करता, क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड जो कलर शो करता है, बाकी 3 कलर नहीं देते। ऐसे ही पूछ लिया, मेरा मन कर लिया था, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक होता है क्या स्केडियम +3 में? चलो भाई, ये कह रही है बच्ची स्केडियम 3+ में 21 होता है क्या? सोनू स्केडियम +3 में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्या? 3+ में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्या? सोनू बता देगी।
स्केलियम 3+ में एक इलेक्ट्रॉन, ये भावना कह रही है एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ देख कुचेरा वाले ब्रांच वाले बच्चे की एक इलेक्ट्रॉन होता है क्या? 3+ में नहीं होगा सर, 2+ हो तो वो भी ऐसे होगा। नहीं देखो ये 3d1 4s2 है, टोटली 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो +3 का मतलब 3 के 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए भावना जी हैं। हाँ तो वो तो इनर्ट गैस हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ओके हाँ ये ध्यान रखो, ऐसे पढ़ते हैं बेटा। सीधे सीधे क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते तो अपन कब के कुछ ना कुछ कर देते, कुछ घुमा के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना आप, एक चीज बता देता हूँ मैं, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और टाइम पास करने वाला बच्चा है तो मैं जो पढ़ने वाले बच्चे उनको मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपका एक नंबर कहीं कट जाता है, आपका एक क्वेश्चन कहीं कट जाता है, अगर आप ऐसे सोचते हो कि एक क्वेश्चन छूटा है मेरा, ये एक नंबर तो मेरा कटेगा, तो वो आपका एक नंबर नहीं कट रहा, आप कम से कम 10,000 बच्चों से आप बहुत पीछे चले गए। यहाँ एक नंबर के ऊपर कितने बच्चे होते हैं पता है क्या आपको? आप उठा के देखना, 97% वाले बच्चे राजस्थान में कितने हैं, 98% वाले बच्चे कितने हैं, 90% वाले कितने हैं? अगर आपका एक नंबर कट गया 89 हो गए तो आपसे बहुत, ये मानना आप कम से कम 10,000 बच्चों से पीछे चले गए। आपका एक नंबर नहीं कटा, आप 10,000 बच्चों से पीछे चले गए। तो इस बात का आप जरूर याद रखना मेरी बात को, कि जो आप अगर ये सोचते हो कि मेरा एक नंबर तो कटेगा, एक नंबर कट जाएगा, वो आपका एक नंबर नहीं कटना। आप कहाँ पहुंच गए उस एक नंबर की वजह से, कहाँ थे ग्राफ के अंदर, आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है। ये कंपटीशन जीता जाता है, ऐसी सोच से कंपटीशन जीता जाता है। ऐसी सोच से नहीं जीता जाता कि चलो कोई बात नहीं, एक नंबर तो कटेगा, 2 नंबर ही कटेगा। एक 2 नंबर नहीं, आप कितने लोगों से पीछे चले गए। 0.5 पे भी 10 नीट के अंदर देखो आप, नीट का भी जो रिजल्ट आया है उसमें 0.7 पे कितने बच्चे थे? 2300 बच्चे 0.7 से ले रहे थे। मेरे शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं, आप 0.7 पे 2300 बच्चे थे। अब देख लो 0.7, कोई अहमियत नहीं जिसकी आपकी नजर में था। कोई कहना एक नंबर से ले गए, अरे एक नंबर तो बहुत दूर की बात है, एक नंबर तो कटना वो मान ले खत्म खेल है। तो देख लो 0.77 से लोग रह जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? 0.7 का मतलब एक साल फिर से तैयारी, पूरा 12 महीना। 0.7 क्या करती है? पूरे 12 महीना को फिर से रिवाइज कराती है। क्या ये बात सत्य है कि नहीं है? अगर सत्य है तो यस लिखो देंगे, अगर ये बात सत्य है तो यस लिखो देंगे, है ना? तो ये बात ध्यान रखना बेटा, है ना? तो सारी चीजें सीखनी है अपने को, चाहे वो किसी कंडीशन में आपको सीखनी है, ठीक है? बहुत ये कभी जिंदगी में मत लाना आपकी मेरा एक नंबर कट गया या मेरा आधा नंबर कट गया, या आपका नंबर नहीं कटा, आप उन 10-20 हजार लोगों से पीछे चले गए। आप देखो पेपर देने कोई पेपर दे के आता तो क्या कहता है? मेरे तो बढ़ जाएगी, 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, आगे मेरे तो 60 नंबर तो मेरे आ गए, 70 नंबर। मार्केट में आपको एग्जाम देने के बाहर ऐसे बहुत मिलेंगे कि जो से 56 नंबर का जो पेपर होता है केमिस्ट्री का, तो 56 नंबर में से क्या करेंगे? तो 56 नंबर में से 40 नंबर तो मेरे आ जाएंगे आराम से। तो 40 नंबर वाले तो बाहर ही खड़े रहते हैं पहले से ही। आपको तो इस 56 में से 55 को क्रॉस करना है, इस दौर में आ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई करो सब जाके मिलना। आओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें थे, तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है?
कि सपोज करो जैसे पेन है, इस पेन को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या ये मैग्नेटिक हो जाएगा क्या? इस पेन को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दो मान लो, तो ये पेन क्या मैग्नेटिक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसके बेस पे ये डिसाइड किया गया है कि कौन मैग्नेटिक होगा और कौन मैग्नेटिक नहीं होगा ना। इसकी जो चर्चा है वो अपन, अब थोड़ा समय हो गया ना, ताकि ये कवर हो नहीं पाएगा, तो मैं अगले चैप्टर में इसको क्लास में लेते हैं। ओके ठीक है, आज अपन इसको 3 बजे लेते हैं, थोड़ा समय हो गया है ना, ये पूरा होगा नहीं मैग्नेटिक वाला। तो अगले जो क्लास है उसमें अपन 3 PM के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देंगे। जैसे आपने डी ब्लॉक में आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेरी पढ़ने से पहले जो सॉलिड स्टेट में मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई है उसका अध्ययन जरूर करके आना आप 3 बजे, उसकी स्टडी आप जरूर करके आना, क्योंकि आज तुम्हारी अब क्लास में नहीं है। तो जो सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक बार पढ़ के आओगे तो फिर यहाँ मैं पढ़ाऊंगा तो आप दोनों दो चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। दो चैप्टर आपके क्लियर हो रहे हैं। सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, दो चैप्टर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय केसरी।